हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। ये वही स्पेशल सेशन है जो अपने सफर के अंतिम चरण में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एरर स्पॉटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसके हमने 44 सेट के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूं कि लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स द्वारा किया गया ये प्रयास हद तक इस विचारधारा को समाप्त करने में और आपके अंदर वो भरोसा जगाने में सक्षम हुआ है कि एरर स्पॉटिंग कठिन नहीं है। अगर प्रयास किया जाए तो इसे भी बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, और ये अगर अटेम्प्ट किया जाए और आपसे बन जाए तो इसमें कोई भी आपका मार्क्स काट नहीं सकता है। उम्मीद करता हूं कि अब आप पहले की तुलना में अच्छे से और प्रभावी ढंग से एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते होंगे। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं पिछले दिन आपको उपलब्ध कराए गए सेट 45 के सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें सेट 45 का जो दूसरा हिस्सा है, जो 2017 वाला क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा पैटर्न नया है और क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी ज्यादा है, तो हम उस पर भी बात करेंगे कि उसे सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद तो यह है कि आप सब ने इस सेट को सॉल्व कर लिया होगा और इंतजार कर रहे होंगे आज के इस सेशन का। तो वीडियो को पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंतिम वाला हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू वाला तो हम पीछे 44 सेट में करते ही आ रहे हैं। जिन बच्चों ने इस सेट को सॉल्व नहीं किया है, वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पहले क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, बनाइए और फिर मेरे साथ आइए, देखिए कि कौन सी ऐसी वजह रही कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ और आपसे क्या समझने में गलती हुई। कुछ नई बातें भी करेंगे, वर्ड्स अगर नए आएंगे उसकी मीनिंग भी आपके सामने रखेंगे। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। बिना देरी किए हुए आंसर शीट, नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 45 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सेट 45 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। मैं यहां पर वैसे बच्चे जो काफी पीछे चल रहे हैं, जिनका सेट 30, 31, 32 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, या वैसे बच्चे जो किसी एग्जामिनेशन और किसी वजह से सेट को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसके खत्म होने के बाद ही मैं फिर एक नया पैटर्न जो कि कहीं ना कहीं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में, उसकी शुरुआत करूंगा। तो ये अगर बैकलॉग रह जाएगा तो पिछड़ता चला जाएगा। आगे अपडेटेड रहना है तो पीछे जल्दी जल्दी पूरा कर लीजिए, और मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखना भूलिएगा नहीं। अपनी परेशानियों को मुझ तक नहीं पहुंचाएंगे तो उसका निदान हम कर नहीं पाएंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए आज के सेशन का पहला सवाल, और सवाल है 664वां। चूंकि 44वें एपिसोड का जो आखिरी सवाल था वो 663वां था, और यहां पर हम देखेंगे, कह रहा है कि द बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर इक्विप्ड ऑन। अब देखिए यहीं पर गड़बड़ी हो गई कि ये जो इक्विप है ना, इक्विप्ड, इसके साथ विद का प्रयोग होता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। इसमें कई सारे एपिसोड्स करने के दौरान मैंने इसकी जानकारी आपको दी है, और यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि इक्विप्ड के साथ विद होता है। हाँ, इक्विपमेंट अगर हम किसी चीज में लगाते हैं, किसी जगह पर कोई इक्विपमेंट मौजूद होता है, तो उसके लिए कहते हैं कि ये इससे इक्विप्ड है, मतलब उसमें वो सुविधा, वो उपकरण उपलब्ध है, उसके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं। कह रहा है द बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर equipped with lithium-ion batteries that provided a longer life as compared to the conventional। और ये जो conventional है, इसका मतलब होता है परंपरागत, है ना, परंपरागत। अब देखिए ये जो once का प्रयोग किया है वो यहां पर इसलिए लिखा है कि इससे पहले जो किसी, मतलब जो परंपरागत था, यहां देखिए बैटरीज है ना, यहां लिथियम आयन बैटरीज है, इसलिए उसके लिए लिखा है once। मैंने आपको इससे पहले, शायद मुझे जैसा याद आ रहा है, कि मैंने कहा था कि हम रिपीट नहीं करते हैं, और जो है नाउन को किसी एडजेक्टिव के बाद जब दोबारा लिखना होता है तो वन और वंस का प्रयोग करते हैं। वन का प्रयोग सिंगुलर के लिए करते हैं। मैंने एग्जांपल भी बताया था
कि दिस इज अ रेड कार, आई लाइक ब्लू वन, दीज आर रेड कार्स, आई लाइक ब्लू वंस। तो ये वही है यहां पर, चूंकि बैटरीज की बात की जा रही है उस लिहाजा यहां पर वंस लिखा है कि एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल वंस, मतलब परंपरागत बैटरी जो होती थी उसकी तुलना में जो ये आजकल के बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर जो होते हैं वो सजाए होते हैं, उसमें मौजूद होता है इक्विप्ड विद लिथियम आयन बैटरीज। और इसीलिए यहां पर जो इक्विप्ड के साथ ऑन का प्रयोग है ये गलत है, इसके साथ विद का प्रयोग होना चाहिए। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है बी। आप समझ गए होंगे, ध्यान में रखेंगे, इक्विप के साथ विद का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 665वां कह रहा है डिस्पाइट बीइंग सच अ स्मॉल कंट्री जापान हैव बीन गॉन। अब जरा यहां पर देखिए इसमें क्या गड़बड़ी है, ये जो लिखा हुआ है ना हैव बीन गॉन, ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है हैज, हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और इस तरह का स्ट्रक्चर हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं पैसिव में। और पैसिव कब लिखा जाता है, तो पैसिव हम तब लिखते हैं जब हम ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। बात यहां पर जो है जापान की हो रही है, तो यहां इस तरीके से लिखना ये गलत है, ठीक है। साथ में जो है मिड 20th सेंचुरी, ये पुरानी घटना है, पास्ट की बात की जा रही है, तो हम यहां पर सीधा सीधा अगर इसको वेंट लगाएं तो बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। चूंकि ये सब्जेक्ट से शुरू किया गया है, डिस्पाइट बीइंग सच अ स्मॉल कंट्री जापान वेंट ऑन टू कन्क्वर, और ये जो 2+V1 है ये इन्फिनेटिव का कॉम्बिनेशन है 2+V1 का, ये नाउन इक्विवेलेंट होता है, ये आपको पहले से पता है, कई बार मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। तो यहां पर ये जो हैव बीन गॉन है ये लिखना बिल्कुल गलत है इस संदर्भ में। यहां पर इसकी कोई जो है मीनिंग ठीक ढंग से एक्सप्रेस नहीं हो रही है, स्ट्रक्चर वाइज भी ये गलत हो जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि हमने जो वर्ब चुना है वो यही से चुना है गो, और इसको गो ऑन जो है यहां पर हमने यूज किया, चूंकि पास्ट है मिड 20th सेंचुरी, दैट्स वाई मैंने यहां पर जो है वेंट का प्रयोग किया, ये ध्यान रखना है। तो इसका भी जो आंसर है वो दूसरे वाले हिस्से में देखिए यहां पर गड़बड़ी है, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो भी आपका हो जाएगा बी। ध्यान रहना चाहिए, मैं बार बार जब कोई भी स्ट्रक्चर आता है मैं इसकी चर्चा जरूर कर देता हूं कि ये पैसिव वाला है, और नॉर्मली अगर हम हैज है प्लस V3 जो कि एक्चुअली पास्ट पार्टिसिपल भी आप कह सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है वहां पर, तो वो एक्शन को निरूपित करता है, इसलिए उसे वर्ब का तीसरा फॉर्म कहा जाता है। जब वो एक्शन को निरूपित नहीं करता है और तब हम उसे जो है पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। चलिए 66वां सवाल देखा जाए, क्या कह रहा है, साइंटिस्ट्स, देखिए प्लूरल है ना, क्या है प्लूरल है, आर लगा हुआ है, इंक्रीजिंगली कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है सरोकार करना, है ना, परवाह करना, ध्यान रखना, अबाउट द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन आवर नेचुरल एनवायरमेंट्स एंड ऑन द प्लैनेट। अब देखिए कि इसमें सारा जो है, जो हिस्सा है, जो मतलब ए वाला हिस्सा कह लीजिए, बी वाला हिस्सा कह लीजिए, सी वाला हिस्सा कह लीजिए, डी वाला हिस्सा कह लीजिए, सब सही है, बट आपके मन में दुविधा एक जगह पर हुई होगी, इसको लेकर कि ये यहां पर एक्स्ट्रा है। अगर आपके मन में ऐसी बात आई है तो कमेंट में लिख करके मुझे सूचित जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि क्या सच में जो मैं सोच रहा हूं ऐसा आपके साथ भी हुआ कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन आवर नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ऑन द प्लैनेट, ये आपको जब सीधा सीधा पढ़ेंगे और इस ऑन को ध्यान नहीं देंगे, मतलब है कि अगर इस हिस्से को आप अगर ध्यान नहीं देंगे, एक देखिए पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, इसीलिए यहां पर ऑन लगा हुआ है, जो है ना ग्लोबल वार्मिंग, यहां तक ठीक है। अब वहां से दो बातें हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ऑन आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन आवर नेचुरल एनवायरनमेंट पहला ऑप्शन है, और दूसरा है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द प्लैनेट। ये दो बात कहा यहां पर, और इसीलिए इसको एंड से लिखा गया। अगर आप इस दोनों ऑन को देखेंगे तो बातें समझ में आ जाएगी कि यहां पर यूं ऐसे क्यों लिखा गया है। लेकिन अगर आप सीधे सीधे पढ़ेंगे तो ये लगता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, यहां जब कंप्लीट मानेंगे इसको एंड ऑन द प्लैनेट तो थोड़ा अजीब लगता है। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ, बताइए। इसलिए जो इसका आंसर है वो है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है ई,
इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ग्रामेटिकली और जो शब्दों का तालमेल यहां पर है, जो शब्द चुने गए हैं वो सब सही रखा गया है। चलिए 67वां सवाल देखा जाए। कह रहा है द मोस्ट पावरफुल एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट इज दैट इट डिसेंट्रलाइजेस। अब देखिए डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जैसे सेंट्रलाइज कहने का मतलब है केंद्रीकृत करना। मतलब क्या होता था कि इंटरनेट की वजह से, अगर पुराने जमाने में इंटरनेट नहीं था तो कोई अगर एक एक्सपर्ट था किसी चीज को लेकर के, तो सारा जो काम होता था, सारी जो चीजें होती थी वो उसी पर जो है आधारित होती थी। लेकिन अभी इंटरनेट की वजह से क्या हो गया है कि हम जिस इलाके तक नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, अगर वहां उस काम को करने वाला है तो हम ये पता लगा सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो काम का होने लगा। वही कह रहा है कि द मोस्ट पावरफुल एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट इज दैट इट डिसेंट्रलाइजेस। देखिए यहां पर जो है ये V5 लगाया गया है इट की वजह से। इट डिसेंट्रलाइजेस वर्क सेंटर्स एंड देयरफॉर मेक्स नहीं, वो लाया, ब्रिंग्स, ये शब्द जो यहां पर है ना, इस शब्द का चुनाव गलत है। यहां पर मेक्स नहीं होना चाहिए। द मोस्ट पावरफुल एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट इज दैट इट डिसेंट्रलाइजेस वर्क सेंटर्स एंड देयरफॉर ब्रिंग्स वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब होगा व्यापक, है ना, काफी विस्तार तक जो फैलाव, स्प्रेड मतलब फैलाना और वाइड मतलब काफी लंबे क्षेत्र तक, वाइड स्प्रेड एम्पावरमेंट। इसीलिए ये जो मेक्स है इस संदर्भ में यहां फिट नहीं बैठ रहा है और मेरा जो आंसर है वो डी वाले में गड़बड़ी है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूं ये बात अब आप समझने लगे होंगे कि अगर संदर्भ ठीक से समझ में नहीं आएगा तो ऐसी जो गलतियां हैं, क्योंकि आप अगर सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर रीडर नहीं है, आप एक एफिशिएंट रीडर नहीं है, आप न्यूज़पेपर रीडिंग की प्रैक्टिस आपके अंदर नहीं है, तो इन सब चीजों की समझ बहुत समय लगेगा उसको आने में। अगर आप तेजी से अपने में किसी भाषा को लेकर के डेवलप करना चाहते हैं तो उस भाषा का जो अखबार है, जो मैगजीन है, वो जरूर पढ़ना चाहिए। साहित्य किसी भी तरह का हो, उसके विकास के लिए साहित्यिक रचनाओं का जो है आपसे जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 68वां कह रहा है द यंगस्टर हैज प्रूवन, बार बार कलम चेंज हो जा रहा है, has proven his ability as an aggressive sports person and is being on his sides. On his sides नहीं, side है ना, side, ठीक है, his side, he has a huge chance of succeeding in the near future। देखिए बहुत सारे लोगों को ये शायद नहीं पता हो, या फिर बहुत सारे लोग हों जिनको पता हो succeed वर्ब है, सक्सेस जो है वो वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो है सक्सीड का चौथा फॉर्म है सक्सीडिंग, उसी का जो पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल सक्सीडेड, सक्सीड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, सफल होना, चांस ऑफ सक्सीडिंग इन द नियर फ्यूचर। तो यहां पर जो ये साइड्स लिखा हुआ है ये गलत है। ऑन हिज साइड ही हैज अ ह्यूज चांस ऑफ सक्सीडिंग इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। द यंगस्टर हैज प्रूवन हिज एबिलिटी, शुरू से ही जो है सिंगुलर की तरह रखा गया है ना, यहां पर देखिए हिज एबिलिटी, हैज सब जगह पर है, एग्रेसिव स्पोर्ट्स पर्सन एंड इज बीइंग ऑन हिज साइड नॉट साइड्स। और ये जो मेंशन है वो मेंशन है सी में, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है सी। और बड़ा ही आसान होता है अगर आप मैं तो ये समझता हूं कि अगर आपने 44 एपिसोड को ढंग से देखा है, और इधर के जो 3-4 एपिसोड है ये ज्यादा प्रभावी रहा है, उसमें मैं जो है शब्द की भी चर्चा कर देता हूँ कि उसकी मीनिंग क्या है, तो वो भी आपके जहन में आ जाता है। कहीं ना कहीं मैं एक एक जो हिस्सा है सबको तोड़ करके समझाता हूँ, तो आपको स्किप करके या भगा करके या विचलित होकर के इसे नहीं देखना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपके लिए फायदेमंद है, और आप अगर इसे सीखते हैं तो अगर ये 5 या 10 नंबर का पूछा है तो एसएससी वालों को तो विशेष करके, अब आप ये कहेंगे कि सर इसके साथ तो बैंक का टैग लगा हुआ है। अरे बंधु, ग्रामेटिकल नॉर्म्स पर किसी का टैग नहीं होता है, मैं कई बार इसको बोल चुका हूं। तो अगर एसएससी वाले बच्चे भी इसको देखते हैं तो उनको भी ये फायदा होगा, जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पॉटिंग के, उसको करने में आपको बहुत आसानी होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 69वां।
क्या कह रहा है, एवरी ईयर इन समर मेनी टूरिस्ट विजिट टू कुमारतुली इन नॉर्थ कोलकाता टू वॉच द आर्टिशंस प्रिपेयर द आइडल्स ऑफ गॉडेस दुर्गा। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि एवरी ईयर इन समर मेनी टूरिस्ट विजिट। अब ये टू एक्स्ट्रा है, यहां पर इसका प्रयोग नहीं है। विजिट के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये कुमारतुली, है ना, ये किसी जगह का नाम है, नाम हो सकता है कि मेरे द्वारा उच्चारित गलत हो तो आप देख लीजिएगा। कुमारतुली लग तो वही रहा है, विजिट ठीक है, टूरिस्ट्स है, इसके हिसाब से ये प्लूरल है और इसीलिए यहां पर भी जो है प्लूरल रखा गया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एवरी ईयर इन समर मेनी टूरिस्ट्स विजिट कुमारतुली इन नॉर्थ कोलकाता टू वॉच द आर्टिशंस। और आर्टिशंस का मतलब होता है, आर्टिशन मतलब होता है शिल्पकार। क्या होता है, शिल्पकार, या होता है दस्तकार। तो यहां जो ध्यान, गॉडेस का मतलब देवी, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो टू है वो एक्स्ट्रा यूज किया गया है और ये मेंशन है बी में, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या है, बी है। ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कभी भी जो है वो प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने यहां से इसको हटा दिया। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 70वां क्या कह रहा है कि अ पार्टनरशिप हैज बीन साइंड, अ पार्टनरशिप हैज बीन साइंड बाय एन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी विद वन फ्रॉम जापान। ये अ एक्स्ट्रा है, ये यहां पर लिखना कोई मीनिंग नहीं है इसका, सीधा सीधा है कि अ पार्टनरशिप हैज बीन साइंड by an Indian pharmaceutical company with one from Japan। अब देखिए पार्टनरशिप जो है one from Japan, अब चूंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी है दोबारा उसको नहीं लिखा इसलिए यहां पर one लिखा, one लिखना पर वहां पर जो है वो सही नहीं है। one from Japan in order to develop a vaccine for the chikungunya virus। तो जो फार्मास्यूटिकल के साथ जो है पार्टनरशिप साइन हुआ है, यहां पर ए जो ये आर्टिकल है ये एक्स्ट्रा है, इसका प्रयोग यहां पर अनावश्यक है, ये मीनिंग में गड़बड़ी ला रहा है, इसलिए उसको हटा देंगे। कंपनी विद वन फ्रॉम जापान इन ऑर्डर टू डेवलप अ वैक्सीन फॉर द चिकनगुनिया वायरस, और ये मेंशन है सी में, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी। ध्यान रखना है कि यहां पर वन से पहले ए लिखना सही नहीं है। चलिए 71वां सवाल देखा जाए। कह रहा है द न्यू गवर्नमेंट हैज। अब देखिए आपको पहले से पता है ये जानकारी, हैज, हैव, हैड भी है, चूंकि यहां पर नहीं लिखा है तो हैड पास्ट के लिए होता है, V3 है। रिपील्ड, अब देखिए इसका मतलब होता है रद्द करना। क्या होता है, रद्द करना, ठीक है, खंडन करना। The new government has repealed the policy of free speech in the country which has invited। अब देखिए ये क्या है which, ये है relative pronoun, ठीक है। अगर हम यहां पर इसको लिखते हैं तो इसका मतलब है कि कंट्री, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के साथ आता है उसको एंटेसेडेंट कहते हैं, ग्रामेटिकल टर्म है, और उसके पहले जो मतलब जिसके लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है उसे उसका एंटेसेडेंट कहा जाता है, उसके तुरंत पहले मौजूद होता है। तो द कंट्री विच हैज इनवाइटेड, और तब जाकर के मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहां पर इसका नहीं, इसकी जरूरत है कि एंड दिस। अब जरा पढ़िए मीनिंग तो सही होगा कि द न्यू गवर्नमेंट हैज repealed the policy of free speech in the country and this has invited nationwide criticism from all and sundry। और sundry का मतलब होता है विविध या होता है विभिन्न, मतलब है कि नेशन वाइड मतलब पूरे देश स्तर पर जो है हर तरफ से जो है क्रिटिसिज्म जो है वो इनवाइट किया, मतलब क्रिटिसिज्म को पैदा किया, उसको आमंत्रण दिया। क्या आमंत्रण दिया, जो रद्द कर किया ना कि द पॉलिसी ऑफ फ्री स्पीच, इसे जो सरकार ने रद्द किया। तो यहां पर जो विच है तो वो विच लिखने से क्या हो जाएगा कि द कंट्री हैज इनवाइटेड,
ऐसा सेंस आ जाएगा जो कि गड़बड़ मीनिंग देगा। ये यहां पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगा। होना क्या चाहिए कि द कंट्री एंड दिस हैज इनवाइटेड। क्या इनवाइट किया भाई? वो जो रद्द करने की प्रक्रिया हुई उसने इनवाइट किया नेशन वाइड क्रिटिसिज्म को। तो इसीलिए यहां पर ये विच लिखना बिल्कुल गलत है, इसकी जगह पर हम एंड दिस का प्रयोग करेंगे और ये जो मेंशन है वो सी में मेंशन है और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं आपके सामने रखता हूं, सबसे पहले तो वर्ड देखिए, सन्ड्री का मतलब होता है विविध और विभिन्न। यहां पर जो और कोई वर्ड है इसमें, हाँ रिपील्ड, इसका मतलब रद्द करना। तो जो बात मैं आपके सामने रखता हूं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है, आप इसको समझिए। अगर कंट्री के साथ हम विच लगाएंगे तो फिर क्या होगा? कंट्री हैज इनवाइटेड, ऐसा सेंस आएगा। नहीं, कंट्री की वजह से ये नेशन वाइड क्रिटिसिज्म पैदा हुआ ही नहीं, ये हुआ उस स्टेप की वजह से जो गवर्नमेंट ने रद्द किया। कौन सा, क्या रद्द किया भाई? पॉलिसी ऑफ फ्री स्पीच, इसीलिए ऐसा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 72वां कह रहा है नथिंग कैन बी बिल्ट दिस एरिया सिंस इट्स सॉइल इज सलाइन। सलाइन का मतलब होता है खारा, है ना, नमकीन, खारा, सलाइन। अब कह रहा है कि नथिंग कैन बी बिल्ट, सही है, पैसिव में है, देखिए मॉडल वर्ब प्लस बी और प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। कह रहा है नथिंग कैन बी बिल्ट दिस एरिया सिंस इट्स सॉइल इज सलाइन एंड कंटेन्स minerals that would eat into any concrete structure that coming into contact with the soil। अब यहां पर देखा जाए, एक बार फिर से पढ़िए, यहां तक तो ठीक है कि nothing can be built this area since its soil is saline and contains mineral that would eat into any concrete structure। ठीक है, ये जो that लगा हुआ है, ठीक है, ये मिनरल्स और ये सलाइन वाटर की बात कर रहा है ना, सॉइल इज सलाइन इसकी, और कह रहा है कंटेन्स मिनरल दैट वुड ईट इनटू एनी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। फिर यहां पर दैट नहीं, इसके साथ सीधा सीधा स्ट्रक्चर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद दिस सॉइल। क्या हो जाएगा? कमिंग इनटू कांटेक्ट विद दिस सॉइल, तब जाकर के ये सही होगा। ये दैट जो है यहां पर अनावश्यक है, जो कि मीनिंग को खराब कर रहा है। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद दिस सॉइल, तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा और इसीलिए जो ये इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। हम क्या करेंगे? दैट को यहां से हटाएंगे क्योंकि यहां उसकी जरूरत नहीं है, और सीधा सीधा जब देखते हैं कि एनी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद दिस सॉइल, तो इसीलिए यहां पर दैट को हटाना उचित होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखा जाए और अब सवाल नंबर है 73 और यहां पर जो दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन कि द गिवन क्वेश्चन कंटेन्स वन स्टेटमेंट दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स आउट ऑफ विच द फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। देयर इज सम एरर इन द 3 ऑफ द रिमेनिंग 4 पार्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब है कि इसका जो पहला हिस्सा, जो पहला पार्ट है वो सही है ना। कह रहा है while one part is correct, मतलब है कि 4 हिस्से इसमें दिए गए हैं सेंटेंस के, जिसमें से पहला हिस्सा जो है वो सही है, उसके बाद जो हिस्सा है उसमें गलती है, उसमें से कोई एक सही है। ये कह रहा है while one part is correct, the correct part is your answer. In case all the parts are incorrect, the last option is your answer. अब यहां पर समझिए कि यहां बात क्या कह रहा है। बात कह रहा है कि जिसको मैं ब्लू से अंडरलाइन कर रहा हूं उस हिस्से को देखिए कि ये हिस्सा सही है, ये पहले से, और आपके क्वेश्चन पेपर में मैंने इसे बोल्ड करके दिया है, तो आप ये समझ जाइएगा मैं यहां पर अंडरलाइन कर दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन को बोल्ड में ही मैंने यहां पर जो है टाइप करवाया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो पहला हिस्सा जिसे मैंने अंडरलाइन किया है ब्लू से, ये सही है, कह ये रहा है कि भाई इसमें से पहला सही। अब बचे हिस्से कितने? 1 2 3 और 4। ये 4 हिस्सा जो है ये इसमें से हो सकता है कि 3 हिस्से में गलती हो, कोई एक हिस्सा सही हो। तो ये बताना है कि सही वाला कौन सा है, वो आपका आंसर है। यहां पर उल्टा पूछ रहा है, इसमें से पता करना है कि सही वाला कौन सा है और उसको आंसर के तौर पर मार्क करना है। पहले वाले हिस्से से जो कि सही है, उसके अलावा अगर सारे हिस्से गलत हो
तो मेरा आंसर होगा ई, ऑल आर इनकरेक्ट। बात समझ में आई कि जो हिस्सा दिया हुआ आपके क्वेश्चन पेपर पर पहला हिस्सा बोल्ड है वो करेक्ट है, उसके बाद जो 4 हिस्से बच गए वो चारों हिस्से में से कोई भी एक हिस्सा सही है पूरी तरह से, जो कि आपका आंसर होगा। और अगर उस 4 हिस्से में से कोई भी सही नहीं है तो आपका आंसर है ई, ऑल आर इनकरेक्ट। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है मेंटल इलनेस आर, पहली गलती तो यहीं पर हो गई, यहां पर क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए, है ना। मेंटल इलनेस है ना, एज होना चाहिए, आर गलत है। कह रहा है दैट इज रेयरली डायग्नोस्ड। अब देखिए मेंटल इलनेस रेयरली नहीं, जेनरली डायग्नोस्ड है ना, क्या है, जेनरली डायग्नोस्ड, यहां पर भी गलती है। अब देखिए ये लेटर LATTER, इसका मतलब होता है दूसरा, और एक होता है LATER, इसका मतलब होता है बाद में, ठीक है। कहता है कि मेंटल इलनेस इज दैट इट इज जनरली डायग्नोस्ड लेटर, बाद में, दूसरा वाला नहीं, यहां पर कोई क्रम ही नहीं है, पहला दूसरा नहीं है, तो यहां पर यह भी गड़बड़ है। कह रहा है इट शुड सुटेबली बी, और ये जो हिस्सा है वो सही है, तो इसीलिए जिसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी होगा। हमने क्या किया देखिए कि आपको पहले हिस्से में दिखा कि भाई यहां गड़बड़ी है, उसके बाद यहां दिखा रेयरली नहीं होगा, फिर उसके बाद ये जो है ये गलत है, इसकी जगह पर क्या होगा, लेटर, ठीक है। इलनेस की जगह यहां आर की जगह इज होगा, यहां रेयरली की जगह पर जनरली होगा। तो बात समझ में आ गई कि पहला हिस्सा जो दिया हुआ है उसके अलावे जो 4 पोर्शन है उसमें से कोई एक सही है, जो कि लास्ट वाला है ना। इट सुटेबली एडवर्ब है, बी मॉडल प्लस V1 वो सही है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो हो गया आपका डी। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 74वां। कह रहा है रिकरेंस ऑफ स्कैम्स, और फिर से देखिए कि ये हिस्सा मेरा जो है वो सही है ना, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, रिकरेंस ऑफ स्कैम्स सही है। अब देखिए उसके बाद आ रहा है, आगे देखना है मुझे कि इन द रिसेंट, तो ठीक ही लग रहा है, डिकेड्स कैन बी क्रेडिटेड। अब यहां पर जो क्रेडिटेड है इसके साथ जो ये बाय का प्रयोग है ये गलत है, क्रेडिटेड टू, तो हम यहां पर भी देख लीजिए इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, टू। तो पहला हिस्सा तो ठीक ही लग रहा था कि इन द रिसेंट डिकेड्स कैन बी क्रेडिटेड टू द इंक्रीजिंग, नहीं, द इंक्रीज इन, क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द ब्यूरोक्रेटिक लीनियंट। अब देखिए लीनियंट जो है एडजेक्टिव है, पहले से ब्यूरोक्रेटिक एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो मुझे क्या चाहिए, नाउन चाहिए, है ना, नाउन चाहिए, तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा लीनियंसी, NIENCY। लीनियंसी का मतलब होता है नरमी, क्लियर। ब्यूरोक्रेटिक ये इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, लीनियंसी, ब्यूरोक्रेटिक लीनियंसी। और देखिए रिकरेंस एक वर्ड है, इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति, ठीक, पहला एक वर्ड यहां पर आया। तो देखिए इसमें गलती कहां हुई, रिकरेंस ऑफ स्कैम्स मतलब है कि स्कैम्स की पुनरावृत्ति इन द रिसेंट डिकेड्स कैन बी क्रेडिटेड टू द इंक्रीज इन द ब्यूरोक्रेटिक लीनियंसी, जबकि लिखा हुआ क्या था, क्रेडिटेड बाय, जो कि गलत है। तो पहली गलती तो हो गई कि मतलब मेरा जो बी है वो गलत हो गया। यहां इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए इंक्रीज, ये भी गलत हो गया। और ब्यूरोक्रेटिक के बाद एक मुझे नाउन चाहिए था, जो कि ये गलत है, क्या हो जाएगा, लीनियंसी, तो ये भी मेरा जो गलत है ना। तो जो बच गया पहला, और इसीलिए जिसका आंसर है वो हो गया आपका ए। तो बात समझ में आई कि इस तरह के सवाल में क्या होता है, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर आपको ग्रामेटिकल नॉर्म्स ढंग से पता है, अगर आप अच्छे रीडर हैं, बातें समझ में आती है, तो ये सवाल बहुत ही आसान है। देखिए सही वाला दिख जाता है। अब कहिए कि सर जब सही वाला दिख गया तो उसके बाद हम हो सकता है आगे और भी हो, मेरा काम है भाई, हमको यहां पर किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए नहीं है, मेरी ट्रेन नहीं छूट रही है कि हम भाई भागते चले इसके पीछे। तो इसीलिए जो है ये बात जरूर हमको यहां पर ध्यान देना चाहिए, हर एक पॉइंट को देखें ताकि समझ में आए। तो यहां पर जो इसका आंसर हो गया वो हो गया ए। चलिए 75वां सवाल देखा जाए। देखिए द प्रोएक्टिव अप्रोच, ये जो हिस्सा है वो फिर से क्या है, ये सही है ना,
ये जो हिस्सा है वो फिर से क्या है, सही है। कह रहा है कि प्रोएक्टिव, सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग देख लीजिए, इसका मतलब होता है अग्र सक्रिय, यानी पहले से जो सक्रिय है, आगे से सक्रिय है। द प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ अ सिटी ऑथोरिटीज। अब देखिए आप सबको लग रहा होगा कि यहां पर हैव ठीक है, नहीं मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि नाउन देखिए प्रेपोजिशन और तब है नाउन, तो मुझे अप्रोच के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो यहां जो ये पहला है ना, ये गड़बड़ी, यहां हैज होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, हैज आ गया यहां पर। तो जो हिस्सा है कि द प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ अ सिटी ऑथोरिटीज, यहां पर सबसे पहले तो ये आर्टिकल कि किसी एक पर्टिकुलर सिटी की बात की जा रही है, यहां पर द होना चाहिए। तो पहले वाले में क्या हो गया कि ये मेरी गड़बड़ी है, यहां पर क्या होना चाहिए, इसके बदले द होना चाहिए ना, इसकी जगह पर जो है द का प्रयोग करेंगे, तो पहला वाला हिस्सा गलत हो गया। द सिटी ऑथोरिटीज, किसी की बात कही जा रही है, किसी सिटी की बात कही जा रही है। द प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ द सिटी ऑथोरिटीज, हैव नहीं, हैज होना चाहिए। तो यहां पर ये गड़बड़ है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। तो ये वाला हिस्सा भी गलत हो गया। टू द रिडक्शन विद नहीं, रिडक्शन इन है ना, रिडक्शन इन अनवांटेड फेडरल एक्सपेंसेस इन टैक्स कलेक्शन, और तब जाकर के जो है इन टैक्स कलेक्शन, ये वाला मेरा हिस्सा सही है, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है डी। देखिए आप इस तरह के सवाल में रिस्क ले सकते हैं, जब आपको समझ में नहीं आए तो 4 में से जो पोर्शन है, और देखिए फिर से मैं यहां पर कहूंगा कि नए बच्चे जिनको ज्यादा नॉर्म्स नहीं पता है, जो भरोसा नहीं है, जिनकी पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छी, जो एफिशिएंट रीडर नहीं है, उसको इस ट्रिक को अप्लाई नहीं करना है। इस तरह के सवाल में आप एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं। जब आपको लगे कि भाई हम फंस चुके हैं और मुझे यहां 5 या 10 में से 2-3 बनाना बहुत जरूरी है, तो जैसा कि पिछले सवाल में देखिए, जैसे पिछले सवाल में 74 नंबर में देखिए, इन द रिसेंट देख करके आप समझ सकते हैं कि भाई ये सही है, तो आप उसको आंसर मार के निकल सकते हैं। लेकिन जब मल्टीपल एरर्स आ जाएंगे और ये कह देगा कि कौन कौन सा हिस्सा गलत है, तब ये ट्रिक वहां पे नहीं लगेगा, तब तो आपको पूरी जानकारी चाहिए। और इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको जैसे कि 2 सवाल में हुआ है हमारे साथ कि 74 नंबर और 75 नंबर में देखिए कि इन टैक्स कलेक्शन, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई सीधा है, इसमें कुछ भी गड़बड़ी है ही नहीं, फेडरल एक्सपेंसेस इन टैक्स कलेक्शन, तो इसीलिए जो है इसका आंसर आप जो है वो डी मार्क कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 76 नंबर क्या कह रहा है, इट हैज ऑलवेज बिन डिफिकल्ट, और ये जो हिस्सा है मेरा सही है, पहला वाला, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। पिछले दिन पीछे में कोई वर्ड था क्या, अरे यार देखा नहीं, बता ही दिया हूं प्रोएक्टिव का मतलब, नहीं और तो कुछ नहीं। चलिए अब यहां से हमको आगे बढ़ना है कि क्या करना है, डिफिकल्ट, इट हैज बिन डिफिकल्ट विद नहीं, डिफिकल्ट फॉर द पॉलिटिकल मशीनरी 2+V1, देखिए 2+V1, नॉट यहां पर होना चाहिए मेसिंग नहीं, मेस, और मेस का मतलब होता है फंसाना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं फिट होना, फंसाना, ठीक। तो यहां पर मेसिंग गड़बड़ हो गया, तो देखिए गड़बड़ी मेरा कहां हो गया, एक तो ये गड़बड़ हो गया, इसके साथ विद नहीं, यहां पर गड़बड़ है, यहां होना चाहिए फॉर, ये भी गड़बड़ हो गया क्योंकि यहां पर मेसिंग नहीं मेस होना चाहिए, ये आईएनजी जो गलत है। अब कह रहा है मेसिंग विद टू मेस विद द जुडिशरी बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए ये जो पूरा है ना, ये है ईडियम और ये सही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सही है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, इसमें से जो ये एस है ये एक्स्ट्रा है। अब इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी पब्लिक ऑफिशियल्स का निर्णय अगर जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर के इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो उसके लिए हम उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब है कि ऐसा विवाद जो आपकी रुचि, आपके फायदे से पैदा हुई है, तो यहां पर जो ये एस है इसमें ये एक्स्ट्रा है, तो मेरा ये भी गलती हो गया, है ना। तो यहां देखिए कि सिंपल सा क्या है कि डिफिकल्ट फॉर होना चाहिए, टू मेस होना चाहिए, तो द जुडिशरी बिकॉज जो है वो यहां पर ठीक है, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो हो गया सी,
फिर से देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड यहां पर लग जा रहा है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर आप जो है फंस चुके हैं तभी इस ट्रिक को अप्लाई करें, अदरवाइज रिस्क लेने की जो है जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरीके के सवाल में जहां पर कि एक सही है तो आप ये लेकर के फायदे में ही रहेंगे अगर ये रिस्क लेते हैं। लेकिन इसके पहले अनुभवी होना बहुत जरूरी है। नए बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि इस तरह का प्रयोग करने से पहले पढ़ लीजिए, और जरूरी नहीं है कि इसी तरह का सवाल पूछेगा कि आप निश्चिंत होकर के बैठ जाइएगा, अरे यार एक आसान सा ट्रिक तो पता ही चल गया, जो हिस्सा ठीक लग रहा है उसी को मार्क करो, तो ऐसे में फंस जाएंगे, अर्जित किया हुआ मार्क्स भी चला जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 77वां। क्या कह रहा है कि माई ड्राइवर रेव्ड। अब देखिए रेव का मतलब होता है एक्सेलरेट करना, है ना। एक्सेलरेशन जो है मतलब एक्सेलरेटर देते हैं ना गाड़ी की गति बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो हिस्सा है वो सही है ना। माई ड्राइवर रेव द इंजन हार्ड, ठीक है। अब यहां पर देखना है कि करना क्या है। हार्ड इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीजिंग, देखिए फिर से वही है 2 + V1। देखिए हम कलम चेंज कर ले यहां पर, 2 + V1 तो होना क्या चाहिए, टू इंक्रीज। ये हटा देंगे और इसकी जगह यूज करेंगे इंक्रीज। तो यहां पर इसमें गड़बड़ी है, होना चाहिए इंक्रीज, टू इंक्रीज। तो पहला हिस्सा गलत हो गया, है ना। द अवेलेबल पावर, अब देखिए ओवर नहीं होगा यहां पर, इसकी जगह पर होगा टू द इंजन, है ना। जो उपलब्ध पावर था उससे जो है अटेम्प्ट किया इंक्रीज करने का, इंक्रीज द अवेलेबल पावर टू द इंजन, बट फेल्ड, लेकिन फेल हो गया, ठीक है। द इंजन बट फेल्ड। अब फेल्ड को सही कैसे माने, क्योंकि यहां पर रेव्ड है ना, और इसमें से जो वर्ब है वो है रेव। रेव का मतलब होता है एक्सेलरेट करना, है ना, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं। अब कह रहा है कि वैसे आपको यहां पर दिख गया होगा कि द इंजन बट फेल्ड, तो ये हिस्सा सही है, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो हो गया सी। लेकिन भाई मेरा काम है, मैं तो अगले वाले को भी एक्सप्लेन करूंगा ही। कह रहा है ड्यू टू द फेवरेबल वेदर। अब देखिए कि फेवरेबल वेदर की तरह वजह से फेल होगा, यहां होना चाहिए अनफेवरेबल। क्या होना चाहिए, अनफेवरेबल। अब देखिए बच्चे FAVOUR, आपको ये लिखने की आदत है। अब आप यहां पर देख रहे हैं FAVOR, ये है अमेरिकन और ये है ब्रिटिश, कोई पंगा नहीं है। COLOUR COLOR सेम है, इसी तरीके से आप समझ जाइएगा। तो यहां पर जो है वो फेल हो गया, किस तरह से, ये जो शब्द है ना ये गलत यूज किया गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, और इसीलिए जिसका आंसर है वो हो गया आपका सी। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल है, फिर से यह हिस्सा आपका सही है, देयर हैज बीन, ठीक। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, ये जो है ना, क्लियर है। अब इसके पहले इसको देखिए जरा, गलत नहीं है, एन होना चाहिए ना, उच्चारण क्या है, वोवल साउंड है, अनप्रेसिडेंटेड, तो क्या हो जाएगा, देयर हैज बीन एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन। तो ये वाला हिस्सा मेरा गलत हो गया, यहां पर इसकी जगह पर एन होना चाहिए। द नंबर ऑफ एडॉप्शन, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एडॉप्शन, तो द नंबर ऑफ एडॉप्शन रिक्वेस्ट्स, और देखिए नाउन प्लूरल हो गया, है ना। एंड ये द नंबर, ए नंबर पिछले दिन चर्चा किया था। इनटू लास्ट नहीं, इन लास्ट, रिक्वेस्ट इन लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ, ये जो कलेक्ट है क्या होना चाहिए, कलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स, तब जाकर के सही होगा। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं हम, पहले वाले में यहां पर क्या हो गया, एन होना चाहिए। द नंबर ऑफ एडॉप्शन, ये हिस्सा ठीक है क्योंकि आगे रिक्वेस्ट लगा हुआ है, यहां इनटू नहीं है, यहां इन होना चाहिए, गलत है वो, तो ये भी गलत हो गया। फ्यू इयर्स ऑफ कलेक्टेड, यहां पर होना चाहिए कलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स, तब जाकर के जो है सही होता, इसलिए ये भी गलत हो गया, और इसीलिए जो इसका आंसर हो गया वो हो गया बी। और देख रहे हैं ना इकलौता ये सही है सेंटेंस है। आप ऐसे तोड़ा गया है कि द नंबर ऑफ एडॉप्शंस नहीं देखेंगे, उसके लास्ट में उसके बाद जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है आपका रिक्वेस्ट्स, तो उसके हिसाब से वो ठीक है कि द नंबर ऑफ एडॉप्शन रिक्वेस्ट्स, और इसीलिए जो है
इस सवाल का जो आंसर हो गया वो हो गया बी। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपके लिए काफी मजेदार रहा होगा और ये जो नया पैटर्न है सवाल का वो काफी रोचक लगा होगा, इसीलिए क्योंकि हम लोग एक ही तरह के एरर के सवाल बनाते आए हैं। 2017 में ये पूछा गया था जिसमें कि एक से ज्यादा ऑप्शन में गड़बड़ी थी, जो ऑप्शन सही वाला था वो मेरा आंसर था, और अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं था तो आंसर था ई, ऑल आर इनकरेक्ट। उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपके लिए काफी कुछ सिखाने वाला और मजेदार रहा होगा और पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। वैसे आज के सेट में मैंने सेट 46 को ऐड नहीं किया है। अगले दिन उम्मीद है कि 46 सेट आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, बना करके तैयार रहिएगा और जैसे ही क्रम आएगा हम उसके भी सॉल्यूशन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। हाँ, उस दिन उपस्थित जरूर रहिएगा क्योंकि इसी का जो है अगला क्वेश्चन जो और होगा इस तरह का सवाल, जहां पर कि मैंने कहा कि हिट एंड ट्रायल आप लगा सकते हैं अगर आप अनुभवी हैं। हमेशा से प्रयोग ना करें क्योंकि पढ़ना, सीखना, ज्ञान अर्जित करना वो ज्यादा फायदेमंद है। आप एग्जामिनेशन पास करने को टारगेट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ज्ञान से अछूते रह जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ते हैं जिसका परिणाम आपकी सफलता होगा, मैं तो यही मानता हूं आप सफल होने के लिए पढ़ेंगे तो ज्ञान का जो रस है वो आपसे कहीं ना कहीं छूट जाएगा। ये बातें बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो सिर्फ इसको ज्ञान समझते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर इसके बदौलत चलेंगे और इसके लिए चलेंगे तो रास्तों में बहुत सारी ठोकरों का सामना करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि ठोकर कम लगे और जिंदगी स्मूथ चले, लोग आपको पैसे के साथ आदर भी करें, तो आपके लिए आपका ज्ञान वर्धन करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जिंदगी का यही एक मूल मंत्र होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द फिर से कुछ ज्ञान की बातों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।